नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां चुनाव आयोग ने पंजाब समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 19 जून तय की गई है। नतीजे 23 जून को आएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तिथि घोषित की है। सभी 5 सीटें इस्तीफे या निधन की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल है। ऐसे ही केरल की नीलांबूर, पंजाब की लुधियाना और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जो तारीख के लिहाज से बात करें तो 19 जून को मतदान होंगे, 23 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। ये जो राज्य हैं, ये 5 विधानसभा सीटों के लिए इनमें चुनाव होने हैं। ये सभी विधानसभा सीट 4 राज्यों में निर्धारित हैं, जिनमें से केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य शामिल हैं। ये सभी 5 सीटें इस्तीफे या निधन की वजह से खाली कर दी हो गई थी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी है, विसावदर भी है और केरल की नीलांबूर है, पंजाब की लुधियाना है और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट शामिल है। और अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया और राज्य की ज़रूरतों और विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाया। बैठक में देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना विकसित राज्यों और गांवों से होती है। गरीबी हटाना, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को हुनर देना, किसानों की तरक्की, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और तकनीकी विकास पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता दे रही है, जिससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीति आयोग की दिल्ली में एक बैठक हुई है। यह अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे थे और 10वीं गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक हुई है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने झारखंड की विशिष्ट ज़रूरतों को केंद्र के भी सामने रखा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, नीति आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, पीएम अध्यक्षता तो कर रहे थे लेकिन सभी मुख्यमंत्री कमोवेश वहाँ पर जो विरोधी दल के भी हैं वह भी पहुँचे हुए थे। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा कही गई बातें, उनकी इस बैठक में शिरकत करने के कारण हुई बातचीत और आगे के रोड मैप को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीएम इस नीति आयोग की बैठक से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखिए कुणाल, कल जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब नीति आयोग की बैठक हुई तो उसमें जो है वो 36 में से 31 राज्य और केंद्र प्रशासित लोग प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया और ये जो है आयोग जो है उसकी 10वीं बैठक हुई थी। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने लगातार जो है सो उस पर ये कहा था। अब लगातार उन्होंने प्रयास कर रहे हैं और वो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, नीति आयोग के समक्ष बैठक की और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ये वन क्षेत्र में जो है वो हमारा जो है झारखंड जो है नॉर्थ ईस्ट का जो होता है, तो वन क्षेत्र हमारे यहाँ भी यानी झारखंड में भी वन का क्षेत्र बहुत है। तो जो उनकी जो सुविधाएं मिलती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को जो विशेष दर्जा जो प्राप्त होता है वो झारखंड को भी दिया जाए। एक उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि झारखंड जो है वो खनिजों का देश, खनिज का राज्य है, यहाँ पर जो है माइंस बहुत अधिक है, ये खनिज बहुत यातायात में पाए जाते हैं। तो ये जो है उसमें हमको जो उसपे जो खनन में जो प्रदूषण और जो है उसका विस्थापन जो है बड़ा एक मसला रहा है। तो यहाँ जो इसके चलते इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद, इतनी प्रचुरता खनन में, इतनी प्रचुरता होने के बाद, खनिज में इतनी प्रचुरता होने के बाद भी यहाँ के लोग जो है वो विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका कारण ये है
कि हमारे जो है जो भूमि के एवज में जो 1,40 करोड़ रुपए का जो बकाया है जो केंद्र के ऊपर, वो जो है वो लौटाया जाए। और दूसरी तरफ जो है जो सीबीए एक्ट के तहत जो है जो मालिकाना जो हक मिलती है, उसमें जो माइंस को मालिकाना हक मिलती है, लेकिन जब वहां से खनिज निकाले जाते हैं तो वापस जो है ये जो भूमि है वो राज्य सरकार को लौटा दी जाए। क्योंकि ये जो है ये बैठक का जो फोकस था वो विकसित भारत और विकसित निर्माण के लिए ही था, और ये तभी संभव हो सकता है कि जब सभी राज्य जो है विकसित हों। इसमें झारखंड का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो केंद्र से उन्होंने लगातार, और खास करके जो है नीति आयोग की जो समक्ष जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि हाँ, ये झारखंड जो है सो एक विकसित राज्य है, और यहाँ पे झारखंड की जो खनिज के जो बहुतायात में पाए जाते हैं उनके लिए जो है केंद्र सरकार जो है कृत संकल्प है। कोशिश होगी कि जो झारखंड सरकार का जो बकाया जो पैसा है वो मिलेगा। जी अजय, लगातार हेमंत सोरेन साहब यह भी कहते हैं कि केंद्र सरकार उनकी उपेक्षा करता हुआ चला आया है। जैसा कि आपने भी बताया, जो बकाया पैसा उन सबके बारे में, फिर भी वह शिरकत जरूर करते रहते हैं नीति आयोग की बैठकों में, और जब भी ऐसी महत्वपूर्ण बैठक है, क्या उन्हें अब भी आशा रहती है कि उन्हें जो सहयोग चाहिए वह सहयोग मिलेगा? देखिए कुणाल, ये मसला ये है कि ये जो झारखंड के जो रॉयल्टी के मद में 1,40,40,435 करोड़ रुपया जो बकाया है, सॉरी क्षमा करेंगे, 1,40,435 करोड़ रुपया जो बकाया है, इसके लिए लगातार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं। क्योंकि ये जो यहाँ है ये आधारभूत जो संरचनाएं हैं, इसका विकसित करने के लिए एकमात्र जो इतना पैसा रॉयल्टी के मद में जो केंद्र सरकार के पास बचा हुआ है, उसको दिलाने के लिए ये लगातार जो सतत प्रयासशील है। दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों को जो विशेष सहायता प्राप्त होती है, ये लगातार ये कह रहे हैं कि हमको भी सहायता मिली जाए। क्योंकि ये जो है पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या, मूलभूत इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ये तो इसकी उत्थान के लिए जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को जो विशेष सहायता मिलती है, इसको भी दिया जाए। ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां जो बोले सो निहाल के नारों के साथ और जयकारों के साथ पंच प्यारों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांघरिया पहुंच गया है। सुबह हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस दिव्य पल के करीब 5,000 श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। शनिवार को गोविंद घाट गुरुद्वारे में अखंड साहिब को भोग अर्पित करने के बाद शबद कीर्तन आयोजित किया गया है। सुबह 8 बजे सेना और पंजाब से आए बैंड के मधुर धुन के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांघरिया के लिए रवाना हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड से हेमकुंड साहिब के कपाट को लेकर ये बात सामने आई है। आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। जयकारों के साथ घांघरिया पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का पहला जत्था, और जो बोले सो निहाल के जयकारों नारों के साथ पंच प्यारों के नेतृत्व में यह पहला जत्था घांघरिया पहुंचा। सतीश कोठारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सतीश, तो आखिरकार हेमकुंड साहिब के कपाट के खोलने की बात और उसके साथ ही ये जो पहला जत्था है जयकारे के साथ वहां पर पहुंचा है, कैसा माहौल है, कैसा उत्साह नज़र आ रहा है, और इस पूरे वातावरण में क्या कुछ खास बात रही? देखिए, मैं बात करूं हेमकुंड साहिब की, तो 4 धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलते हैं, जो कि आज खोले गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आज से 2 दिन पहले ऋषिकेश से पूरा जत्था रवाना किया गया था हेमकुंड साहिब के लिए। जो ऋषिकेश में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब, वहां से जो है जत्था रवाना किया जाता है, वहां पहले पाठ किया जाता है। उस दिन
खुद मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह, सभी लोग मौजूद थे और साथ में जो मुख्य हैं गुरुद्वारा प्रबंधक के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने वहां से गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब के लिए जत्था रवाना किया था। उसके बाद जो धीरे धीरे जो पड़ाव होते हैं उनके फिर पहुंचे और आज जो है वहां से हेमकुंड साहिब के लिए जो है जत्था रवाना कर दिया गया है। जो आप उसके बाद कपाट खोले गए हैं। जो लोग वहां पे पहुंचे उन्होंने पाठ किए, पाठ करने के बाद कपाट खोले गए। आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए हैं और जो घांगरिया से जो धीरे धीरे करके लोग अब पहुंच रहे हैं आगे और शाम तक जो है काफी भीड़ देखने को मिलेगी धीरे धीरे, क्योंकि पहले दिन काफी उत्साह देखने को मिलता है श्रद्धालुओं का, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड से बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा ये भी है मौसम के मार है, मौसम जो है खराब है, थोड़ा बारिश है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। जिस तरीके से मौसम है उत्तराखंड का आज जो देखने को मिल रहा है, हर जगह बारिश है, भले हल्की बारिश है लेकिन बारिश है तो, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और देखा जा रहा है कि लगभग 2 से 5,000 श्रद्धालु जो है आज हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो कि ज्यादा श्रद्धालु पहुंच पाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और उस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई शहर जितना आकर्षक है उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ भी है, खासकर मॉनसून के दौरान जब आंधी मुंबई बारिश में आती है तो वह इसमें डूब भी जाती है। और यही बड़ी खबर है कि मुंबई में 96 इमारतें यमदूत की जद में है, कभी भी ज़मींदोज़ हो सकते हैं। ये मॉनसून से पहले घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। 3100 लोगों को यह नोटिस थमाया गया है और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाडा ने मॉनसून आने से पहले लोगों को खतरे के प्रति आगाह किया है। मुंबई शहर में महंगाई के कारण लोग जिंदगी की चिंता तक भूल गए हैं और 80 से 90 साल पुरानी जर्जर इमारतों में वह रहने को मजबूर हैं। ऐसे में मानसून के संभावित खतरे को देखते हुए महाडा ने 96 और बीएमसी ने 134 इमारतों को खतरनाक घोषित किया है, लेकिन फिर भी कई परिवार अपने घर या आशियाने को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो मुंबई में 96 इमारतों की ऐसी लिस्ट महाडा के द्वारा बनाई गई है। 134 इमारतों की लिस्ट बीएमसी के द्वारा बनाई गई है। इन्हें खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। डर यह है कि यह कभी भी ज़मींदोज़ हो सकते हैं। 80 से 90 साल पुराने यह घर हैं और 3100 लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां 3100 लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। महाडा की तरफ से लोगों को खतरे के प्रति आगाह किया गया है। लोग अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर वहां पर तो हैं, लेकिन मानसून से संभावित खतरे को देखते हुए इन्हें यह बिल्डिंग्स खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी कई परिवार अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर, जहां गाजियाबाद में आंधी तूफान और बारिश से एक बड़ा हादसा हुआ है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई। इस दफ्तर में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा, जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है, वह एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। और यह बड़ी खबर आ रही है जहां गाजियाबाद में देर रात आई आंधी तूफान और बारिश से यह बड़ा हादसा हुआ है। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई और इसकी जद में एक सब इंस्पेक्टर आ गए। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा, जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है, उनकी इस हादसे में मौत हो गई। वह एसीपी अंकुर विहार के पेशकार थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां देर रात आई आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला और एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत ही गिर गई इस बारिश और आंधी की वजह से। और इस दफ्तर में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर वह इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। जी राजीव, देर रात दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से आंधी और तूफान ने अपना कहर बरपाया है,
उससे एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत भी नहीं बच पाई और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया। इस पूरे हादसे के बारे में जो भी जानकारी आपके पास है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए कुणाल, जिस तरह से देर रात से लगातार जो मूसलाधार बारिश हुई है उसमें गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। एसीपी अंकुर विहार का जो कार्यालय था, जो दफ्तर कहा जाता था अब तक, उसकी छत जो गिर गई। उसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं वीरेंद्र मिश्रा, जिनकी उम्र 58 वर्ष है। वो उनके एसीपी अंकुर विहार के यहाँ पेशकार के रूप में काम कर रहे थे और ये देर रात तक अपना कार्य निपटा रहे थे, जो कि बारिश होने की वजह से वहीं रुक गए और ये हादसा जो है देखने को मिला। एसीपी अंकुर विहार की जो कार्यालय की जो छत थी वो इस मूसलाधार बारिश में पत्ते के ताश की तरह ढह गई और उसमें दबने की वजह से वीरेंद्र मिश्रा जी की मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार के यहाँ बतौर पेशकार के रूप में तैनात थे। उम्र इनकी 58 वर्ष बताई जा रही है। काफी मेहनती और लगनशील व्यक्ति बताए जाते हैं, क्योंकि ये देर रात तक काम वहीं बैठ के निपटाते थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक ऐसी बरसात भी आएगी जो कि उनकी जान को भारी पड़ जाएगी और देर रात ये हादसा देखने को मिल जाएगा। कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात आए आंधी तूफान और बारिश की वजह से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिली। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित एनसीआर के अन्य इलाकों में बीती रात जमकर बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश और आंधी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर जलभराव हो गया है। मोतीबाग, मिंटो रोड और एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास के इलाकों में भारी जलभराव है। रात 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक 49 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए तेज़ बारिश और आंधी का पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई और बिजली चली गई, जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद धौला कुआं में यातायात की वजह से और जाम की स्थिति की वजह से वाहनों की जो गति है वह धीमी हो गई और जिस तरह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में बारिश आई है, उसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। जल भराव और बत्ती गुल तो हुई ही, सड़कें भी तालाब बन गई। हमारे संवाददाता रजत कुमार जुड़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर से, उनसे बातचीत करेंगे। जी रजत, एक बार फिर से आंधी, बारिश और तूफान का कहर देखने को मिला है। ऐसे में जो कल रात को आई आंधी और तूफान है उसके बारे में जो जानकारी आपके पास है, क्या कुछ क्षति हुई, कैसी स्थिति है यातायात की, तमाम चीज़ों की अपडेट दीजिए। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि दिल्ली एनसीआर में तेज धूप, तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो रात में तेज आंधी और जो बारिश आई है उसके बाद जो सुबह की हालात है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की देखी जा रही है। जो सड़कें हैं वो पूरी जलमग्न हो चुकी हैं। चाहे हम जो प्रशासनिक एरिया सूरजपुर की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो वहां की तस्वीर ऐसी है कि जो लोग हैं वो पानी के अंदर घुसकर जाने के लिए मजबूर हैं। स्थिति बहुत भयानक हो चुकी। लोगों को कहना है कि हम जो गड्ढे हैं उसमें गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अफसर होते हैं उनकी भी पोल खुली है। उसके साथ साथ जो तमाम जो परिचौक की बात, आसपास की बात की जाए तो पेड़ है लगे हुए थे वो टूटे हैं, तो नुकसान है वो भी हुआ है। और साथ ही जो तमाम जो गोलचक्कर थे वहां पर भी जाम की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि जलभराव है वो देखा जा रहा है। बारिश की शुरुआत कह सकते हैं, हल्की बारिश कह सकते हैं, उसमें ही जब स्थिति इतनी खराब हो चुकी। सोचिए कि जब मानसून आएगा उस दौरान जो ग्रेटर नोएडा की स्थिति कैसी होगी। पूरा जो सूरजपुर कस्बा है वो जलमग्न हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। जो नोएडा को जोड़ता है, दादरी को जोड़ता है, मुख्य मार्ग कहा जाता है, प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, वहां की स्थिति है वो काफी भयानक है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार शिकायत दी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी ग्रेटर
टिटन प्राधिकरण कोई भी कार्य करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जी, बहुत कुणाल। धन्यवाद रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी हुई, जहां हरीश रावत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, वह संवाद भी करते हैं। इस बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी हैरान है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि वे 2027 का चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे। इससे साफ है कि वह खुद नहीं बल्कि अपने बेटे को 2027 में मैदान में उतारेंगे, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी। खबर यह भी थी कि वह धर्मपुर विधानसभा से अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल तोड़ मड़ोड़ कर सरकार बनाई जा रही है और यह आज का दस्तूर है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।